आज के इस ऑडियो लेसन में हम अक्टूबर 2020 के मुख्य घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स की ये पहली कड़ी है। CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट लॉन्च किया गया। 1 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज का शुभारंभ किया। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। यह CSIR IIT दिल्ली, उन्नत भारत अभियान और विज्ञान भारती की एक संयुक्त पहल है। यह पहल CSIR NITADS के 40वें स्थापना दिवस के समारोह के दौरान शुरू की गई थी। NISTADS का पूर्ण स्वरूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज है। लॉन्च की गई प्रौद्योगिकियों में शहद की बेहतर गुणवत्ता और स्वच्छ निष्कर्षण इसे CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। अदरक का पेस्ट का निर्माण या केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर द्वारा विकसित किया गया था। खाद्य और कृषि उत्पादों और कृषि अपशिष्ट आधारित बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स, कटलरी और कप के लिए डीह्यूमिफायर ड्रायर, कृषि अपशिष्ट में फलों के छिलके, गन्ना, गेहूं की भूसी शामिल है। यह राष्ट्रीय अनुशासनात्मक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान NIIST तिरुवनंतपुरम के द्वारा विकसित किया गया था। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को कम से कम 5 गांवों से जोड़ना है। इसके द्वारा ये गांव इन गांव समुदायों की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी में योगदान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में मुद्दों की पहचान करने और उसके लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों और संकायों को संलग्न करना है। इसके अलावा यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा संस्थानों को सरकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में योगदान करने की अनुमति देता है। वर्तमान में भारत सरकार उन्नत भारत अभियान 2.0 को लागू कर रही है। उन्नत भारत अभियान 1.0 को 2018 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम में अब 45 क्षेत्रीय समन्वय संस्थान और 2614 प्रतिभागी संस्थान हैं। अब तक लगभग 13,760 गांवों को कार्यक्रम के तहत गोद लिया गया है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन 30 सितंबर 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वेंचर कैपिटल फंड्स के तहत अनुसूचित जातियों के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य देश में अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम की विशेषताएं हैं दिव्यांगों के लिए विशेष प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों के साथ तालमेल कार्य के माध्यम से 2024 तक अभिनव विचारों का समर्थन करना। जब तक वे वाणिज्यिक मंच तक नहीं पहुंचते तब तक स्टार्टअप विचारों को बढ़ावा देना, समर्थन करना और सहायता करना। आत्मविश्वास के साथ उद्यमशीलता लेने के लिए नवीन मानसिकता वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना। अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड 2014-15 में शुरू किया गया था ताकि अनुसूचित जाति के बीच उद्यमशीलता विकसित की जा सके और उन्हें नौकरी प्रदाता बनने में सक्षम बनाया जा सके। इस फंड का मुख्य उद्देश्य SC उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करना है। इस फंड के तहत 117 से अधिक कंपनियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी। अर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष। नागोर्नो करबाख क्षेत्र पर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्षेत्रीय विवाद हाल ही में भारी संघर्ष के साथ बढ़ गया है। अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ट्रांस कॉकेशिया क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया की सीमा पर भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान शामिल हैं। 1920 में USSR द्वारा अजरबैजान के भीतर नागोर्नो करबाख क्षेत्र की स्थापना की गई थी। 1988 में नागोर्नो करबाख क्षेत्र ने आर्मेनिया में शामिल होने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। 1991 में इस क्षेत्र ने एक जनमत संग्रह कराया जिसके अनुसार यह घोषित किया गया कि यह आर्मेनिया या अजरबैजान में शामिल नहीं होगा।
2016 में दोनों देश 4 दिनों तक हिंसक लड़ाई में शामिल हुए, जिसे बाद में 4 दिवसीय युद्ध के रूप में जाना गया। नागोर्नो करबाख क्षेत्र में अर्मेनियाई जातीय लोगों का हिस्सा 95% है। यह उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। अजरबैजान मुस्लिम बहुल देश है और अर्मेनिया ईसाई बहुल देश है। भारत और अर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंध तेजी से बढ़े हैं। मार्च 2020 में अर्मेनिया ने भारत से स्वाति सैन्य रडार प्रणाली खरीदी। अर्मेनिया ने हाल ही में भारतीय श्रम प्रवासियों के प्रवाह में वृद्धि देखी है। कई भारतीय छात्र अर्मेनियाई चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। अर्मेनिया के लिए भारत के साथ घनिष्ठ संबंध होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत को पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के बीच प्रतिद्वंदी सामरिक धुरी को काउंटर बैलेंस प्रदान करता है। भारत और अजरबैजान दोनों अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा हैं। यह कॉरिडोर समुद्री, रेल और सड़क मार्ग का एक नेटवर्क है। यह मार्ग भारत, अफगानिस्तान, ईरान, रूस, यूरोप और मध्य एशिया के बीच वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक है। अजरबैजान संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य है। अजरबैजान तेल से समृद्ध है और भारत का ओएनजीसी इन तेल क्षेत्रों में एक निवेशक है। रक्षा मंत्रालय ने इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को 10 लाख हैंड ग्रेनेड का ऑर्डर दिया। रक्षा मंत्रालय ने 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए एक निजी फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को ऑर्डर दिया है। यह अपनी तरह का पहला ऑर्डर है। अब तक इन उत्पादों को या तो ऑर्डिनेंस कारखानों द्वारा आयात किया गया था या बनाया गया था। यह ग्रेनेड वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले पुराने डिजाइन के ग्रेनेड की जगह लेंगे। इस अनुबंध को इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड कंपनी के साथ किया गया है, जो 2 साल में आधुनिक हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति करेगी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने 2016 में आगे बढ़ने के लिए कंपनी को ग्रेनेड मैन्युफैक्चरिंग की तकनीक ट्रांसफर की थी। यह खरीद 400 करोड़ रुपए में की गई है, जो ओएफबी की विनिर्माण लागत की तुलना में कम है। भारतीय रक्षा प्रणाली पहली बार किसी घरेलू निर्माता को ऑर्डर दे रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि भारत, अमेरिका, चीन, रूस और सऊदी अरब के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश है। इसके अलावा भारत दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। रूस, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका भारत के लिए उपकरणों के सबसे बड़े निर्यातक हैं। लेकिन जब निर्यात की बात आती है तो भारत को सूची में 23वें स्थान पर रखा गया है। इस प्रकार भारत को अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ग्रेनेड का यह वर्तमान ऑर्डर इसी दिशा में एक पहल है। घरेलू खरीद से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उत्पादों का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड की एक पहल है। इसमें देश भर के आदिवासी उद्यमों की उपज और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। यह उन्हें वेबसाइट पर सीधे अपने उत्पाद की मार्केटिंग में भी मदद करेगा। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कई अन्य ट्राइफेड पहलों को भी हरी झंडी दिखाई, जिसका उद्देश्य जनजातीय लोगों का समर्थन करना है। इसमें शामिल है ट्राइब्स इंडिया के 123वें और 124वें आउटलेट का ऋषिकेश और कोलकाता में क्रमशः उद्घाटन, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से नए आदिवासी उत्पादों को शामिल करना, अपने विक्रेता फ्लेक्स कार्यक्रम में अमेजन के साथ ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया की भागीदारी, जो विक्रेताओं और कारीगरों को पूरे भारत में ट्राइब्स इंडिया उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाएगी। ट्राइफेड एंड ट्राइब्स इंडिया द्वारा पाकुड़ हनी का लॉन्च, जो 100% प्राकृतिक शहद है। यह मल्टी फ्लोरल फॉरेस्ट फ्रेश है और यह पाकुड़ झारखंड के संथाल आदिवासियों द्वारा इकट्ठा किया गया है। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से ट्राइफेड का लक्ष्य देश भर में विभिन्न हस्तकला,
हथकरघा, प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की सोर्सिंग के लिए 5 लाख आदिवासी उत्पादकों को शामिल करना है। इस पहल के तहत आपूर्तिकर्ताओं में व्यक्तिगत आदिवासी कारीगर, आदिवासी स्वयं सहायता समूह और आदिवासी के साथ काम करने वाले संगठन या एनजीओ शामिल है। यह मंच आदिवासी आपूर्तिकर्ताओं को एक ओमनी चैनल सुविधा प्रदान करता है। यह उन्हें अपने ई मार्केट प्लेस खाते के साथ साथ आउटलेट्स और ई कॉमर्स भागीदारों के नेटवर्क के माध्यम से अपने माल को अपने खुदरा विक्रेताओं और वितरकों के माध्यम से बेचने की अनुमति देता है। ई मार्केटप्लेस बड़ी संख्या में जनजातीय और कारीगरों को ऑनलाइन व्यापार का लाभ देने के लिए एक स्थान पर लाने में मदद करेगा। इससे जनजातीय आबादी के लिए आजीविका सुनिश्चित होगी। भारत का आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ यानी कि ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई। यह एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसमें 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का एक नेटवर्क है। ट्राइफेड का प्राथमिक उद्देश्य देश में आदिवासी लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास है। ट्राइफेड जनजातियों के लिए एक सुविधा और सेवा प्रदाता है जो आदिवासियों को अपने उत्पाद जैसे धातु शिल्प, आदिवासी वस्त्र, मिट्टी के बर्तनों, जनजातीय चित्रों और मिट्टी के बर्तनों को बाजार में उपलब्ध कराने में मदद करता है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए। 2 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए। यह पुरस्कार स्वच्छता श्रेणियों और पेयजल श्रेणी के तहत दिए गए। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिनका नाम स्वच्छ सुंदर शौचालय, गंदगी मुक्त भारत और सामुदायिक शौचालय अभियान है। बहुत से राज्यों और ब्लॉकों ने सुंदर स्वच्छ सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार जीते। गुजरात ने राज्य स्तर पर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार जीता। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खारचौड़ ब्लॉक ने ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ग्राम पंचायत स्तर पर तमिलनाडु के चिन्ननूर गांव को प्रथम पुरस्कार एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मिला। सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत भी पुरस्कार प्रदान किए गए। गुजरात और उत्तर प्रदेश इस श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। प्रयागराज और बरेली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार जीता। गंदगी मुक्त भारत मिशन के तहत तेलंगाना और हरियाणा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गंदगी मुक्त भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य सभी शहरों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाना है। यह लोगों में उचित स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। यह स्वच्छ सड़कों और गलियों पर जागरूकता भी पैदा करता है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय एक स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता है। इस मिशन के तहत शौचालय को उनके महत्व के संदेश प्रदान करने के लिए सजाया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 को लागू कर रही है। चरण 2 का यह हिस्सा खुले में शौच मुक्त प्लस यानी कि ODF प्लस पर केंद्रित है। इसमें ठोस और तरल प्रबंधन शामिल है। इस चरण को 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जाएगा। इस चरण में आवंटित राशि 1,40,881 करोड़ रुपए की होगी। ODF प्लस मुख्य रूप से ग्रे वाटर मैनेजमेंट, फीकल स्लज मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर केंद्रित होगा। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।